स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के साथ इनकम टैक्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इनकम टैक्स में आज हम पढ़ेंगे इनकम टैक्स। मैं बात कर रहा हूँ बीकॉम ऑनर्स या बीकॉम प्रोग्राम, इन सब की बिगनिंग क्लास से बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं इनकम टैक्स का पेपर हमारा कैसे आता है, किस तरह से, ये सब चीज़ें मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी। आज मैं इनकम टैक्स में जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ये चैप्टर है रेजिडेंशियल स्टेटस। जो भी बच्चा बीकॉम ऑनर्स कर रहा है, बीकॉम प्रोग्राम कर रहा है, या बीबीए या एमबीए, जहाँ भी आप इनकम टैक्स पढ़ रहे हो, उनमें ये चैप्टर सबसे पहले चैप्टर पढ़ाया जाता है। बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, इजी टू अंडरस्टैंड है। देखिए आज मैं इस चैप्टर के सारे रूल्स डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। क्वेश्चन की हम नेक्स्ट क्लास रखेंगे, उसमें क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस की। तो रेजिडेंशियल स्टेटस की अगर हम जब बात करते हैं तो रेजिडेंशियल स्टेटस को समझते हैं क्या होता है। इनकम टैक्स में सबसे पहले किसी भी पर्सन की इनकम पे टैक्स लगाने से पहले ये चेक किया जाता है कि जो भी पर्सन इंडिविजुअल है वो इंडिया का रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट है। सर ऐसा क्यों करते हैं, हम क्यों चेक करते हैं कि वो बंदा इंडिया का रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट है? ये हम इसलिए सबसे पहले चेक करते हैं कि वो इंडिया का रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट, क्योंकि रेजिडेंट की इनकम पे टैक्स का रेट अलग होता है और नॉन रेजिडेंट की इनकम पे टैक्स का रेट अलग होता है। तो सबसे पहले जब तक हमें यही नहीं पता चलेगा वो इंडिया का रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट, हम टैक्स का रेट डिसाइड नहीं कर सकते। तो टैक्स का रेट डिसाइड करने के लिए सबसे पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा वो इंडिया का रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट है। और नॉन रेजिडेंट की सारी इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं होती, ठीक है, और रेजिडेंट की सारी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होती है। तो कौन सी इनकम इंडिया में टैक्स लगेगी नहीं लगेगी, उसके लिए भी चेक किया जाता है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोई भी पर्सन इंडिया का रेजिडेंट कब बनेगा? जब उसका स्टे कितना होता है, 182 डेज और मोर स्टे होता है। 182 डेज और मोर स्टे होता है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। यहाँ पे वर्ड आया प्रीवियस ईयर। अब ये प्रीवियस ईयर क्या होता है, ये शायद आप सबने इनकम टैक्स स्टार्ट किया वीडियो सबसे पहले बताया भी जाता है। स्टार्ट करते हैं। वर्ड है प्रीवियस ईयर, ठीक है। अभी जो ईयर चल रहा है वो कौन सा चल रहा है? इनकम टैक्स में सबसे पहले याद रखना कोई भी ईयर होता है वो कब से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से, और एंड कब होता है? 31 मार्च को। आज 20 मार्च है, आज 20 मार्च है। 20 मार्च कौन सा है? 2020 चल रहा है। तो बताओ 20 मार्च 2020 चल रहा है, यानी कौन सा ईयर चल रहा है? 1 अप्रैल 2019 में चालू हुआ था, और ये एंड कब होगा? 31 मार्च 2020 में जाके। इस ईयर में मैं जितना भी कमाऊंगा मुझे 31 मार्च के पहले पता चलेगा, बाद में? ऑब्वियसली बात है बाद में। जब मुझे 31 मार्च के बाद में पता चलेगा तो मैं टैक्स इस साल में दूंगा, नेक्स्ट ईयर में दूंगा, नेक्स्ट ईयर में। तो जिस ईयर में मैं टैक्स पे करूंगा उस ईयर को बोलते हैं असेसमेंट ईयर। क्या बोलते हैं उसे? असेसमेंट ईयर। जिस ईयर में मैं टैक्स पे करता हूँ और जिस ईयर में मैं इनकम को अर्न करता हूँ उस ईयर को क्या बोलते हैं? प्रीवियस ईयर। यानी जिस ईयर में हम कमाते हैं वो प्रीवियस ईयर, यानी मेरा फाइनेंशियल ईयर हो गया। देखो मैं कौन सी ईयर में इनकम कमा रहा हूँ? 19-20 में जो अभी चल रहा है वो मेरा फाइनेंशियल ईयर है, उस ईयर को क्या बोलते हैं? प्रीवियस ईयर। टैक्स का पे करूंगा नेक्स्ट ईयर में तो वो क्या बन जाता है? असेसमेंट ईयर, ठीक है। अब बीकॉम पास में अगर मैं बात करता हूँ बीकॉम पास के बच्चों का, तो आप लोगों में असेसमेंट ईयर कौन सा एप्लीकेबल है? 1920। इसका मतलब प्रीवियस ईयर कौन सा होगा आप लोगों के क्वेश्चंस में? 1890। यानी आप में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो प्रीवियस ईयर कौन सा होगा? 1890। कहते हैं ना इनकम टैक्स हर साल चेंज होता है। क्यों चेंज होता है? हर साल प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर चेंज हो जाता है, प्लस हर साल टैक्स के रेट भी चेंज हो जाते हैं, इसलिए इनकम टैक्स की बुक भी कहते हैं नहीं लेनी चाहिए। तो ये जो हम इस पर पढ़ेंगे असेसमेंट ईयर 1920 पढ़ेंगे, तो प्रीवियस ईयर कौन सा होगा? 1890। लेकिन इस चैप्टर में 2 साल से कोई चेंज नहीं आया, तो आप लोग असेसमेंट इन 1920 वाले भी इस चैप्टर को देख सकते हैं, असेसमेंट 2021 वाले भी देख सकते हैं। इसमें कोई चेंज नहीं, बस क्वेश्चन में ईयर चेंज होगा और कोई चेंज नहीं। अब हम बात करते हैं, यहाँ तक क्लियर है प्रीवियस असेसमेंट ईयर। अगर किसी पर्सन ने अपना नया बिजनेस स्टार्ट किया 1 जून को, तो बताइए एंड कब होगा?
31 मार्च को एंड होगा या 31 मई को, तो वो एंड 31 मार्च को ही होगा। तो एक चीज अपने माइंड में सेट कर लेना, 1 मार्क का क्वेश्चन आता है बीकॉम पास कोरेस्पोंडेंस के पेपर में नॉन में कि प्रीवियस ईयर 1 ईयर से लेस देन हो सकता है। प्रीवियस ईयर क्या हो सकता है? लेस देन 12 मंथ्स हो सकता है। कब? जब न्यू बिजनेस स्टार्ट करते हैं, लेकिन असेसमेंट ईयर हमेशा 12 मंथ्स का होता है। असेसमेंट हमेशा कितने मंथ्स का होता है? 12 मंथ्स का। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर की डेफिनेशन क्या लिखी है इनकम टैक्स एक्ट में? इनकम टैक्स एक्ट में लिखा है प्रीवियस ईयर का मीनिंग क्या होता है। इनकम टैक्स में लिखा है प्रीवियस ईयर इज द ईयर विच प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर, यानी जो असेसमेंट ईयर से पहले आता है वो प्रीवियस ईयर होता है। और असेसमेंट ईयर की डेफिनेशन में लिखा है असेसमेंट ईयर इज द ईयर सक्सीडिंग प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर इज द ईयर ऑफ 12 मंथ्स, यानी ये 12 मंथ्स का होता ही होता है। ठीक है, और प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन में एक वर्ड लिखा है प्रीवियस ईयर इज आल्सो नोन एज फाइनेंशियल ईयर। समझ आ गया होगा आप लोग को? स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे वर्ड यूज किया गया प्रीवियस ईयर। क्यों वर्ड यूज किया गया प्रीवियस ईयर? समझो बच्चों, देखो इनकम टैक्स में जब भी हम टैक्स निकालते हैं तो असेसमेंट ईयर में टैक्स देते हैं। असेसमेंट ईयर में टैक्स देंगे तो चेक कौन से ईयर में करेंगे? प्रीवियस ईयर में, कि उसका स्टे कितना था इंडिया में। अगर उसका स्टे 182 डेज और मोर होता है तो वो क्या बन जाता है? इंडिया का रेजिडेंट। नहीं होता तो दूसरी कंडीशन देखते हैं, वर्ड क्या आ गया? और। क्या वर्ड आ गया? और का मतलब क्या होता है? सुनना। और का मतलब क्या होगा? या तो ये या तो ये। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या है? 60 डेज और मोर स्टे होना चाहिए। कितना स्टे होना चाहिए? 60 डेज और मोर स्टे होना चाहिए। किसमें? ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। कितना स्टे होना चाहिए? 60 डेज और मोर स्टे होना चाहिए। किसमें? ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अब जब 60 डेज का रूल लगता है उसके साथ एक वर्ड आ जाता है एंड। जहां भी 60 डेज का रूल लगता है उसके साथ एक वर्ड जुड़ जाता है एंड। एंड का मतलब एक तरह से होता है प्लस, यानी जहां पे ये कंडीशन देखेंगे वहां पे दूसरी कंडीशन देखना में क्या है? कंपल्सरी। और दूसरी कंडीशन क्या होती है? 365 डेज और मोर स्टे होना चाहिए। 365 डेज और मोर स्टे होना चाहिए ड्यूरिंग द 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। पिछले 4 सालों में कितना स्टे होना चाहिए? 365 डेज और मोर स्टे। जहां पे भी ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, यहाँ पे ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो दूसरी देखेंगे, और दूसरी के साथ क्या वर्ड आ गया? एंड, यानी ये दोनों कंडीशन साथ साथ क्या होनी चाहिए? सेटिस्फाई साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो क्या रूल बना? या तो 182 डेज और मोर स्टे होना चाहिए ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अगर उसका स्टे 182 डेज और मोर नहीं है तो हम दूसरी कंडीशन देखते हैं। दूसरी कंडीशन क्या होती है? 60 डेज और मोर स्टे होना चाहिए ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। और 60 डेज के साथ एक कंडीशन रखी है एंड। कितना स्टे होना चाहिए? पिछले 4 सालों में कितना स्टे होना चाहिए? 365 डेज और मोर स्टे होना चाहिए। अगर 365 डेज और मोर स्टे है और 60 डेज से ऊपर है करंट प्रीवियस ईयर में, यानी ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर देगा तो क्या बन जाएगा? रेजिडेंट। याद रखना, इसके साथ ये कंडीशन लिखेंगे, इसके साथ ये कंडीशन नहीं लिखेंगे। और यहाँ पे वर्ड यूज किया है फॉर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, यानी प्रीवियस ईयर को छोड़ के उससे पहले के 4 साल के। यहाँ तक क्लियर है? और अगर कोई बंदा इनमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा तो क्या बन जाएगा? नॉन रेजिडेंट। इफ नॉट सेटिस्फाई एनी कंडीशन, इफ नॉट सेटिस्फाई एनी बेसिक कंडीशन, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? बेसिक कंडीशन। अगर कोई बंदा बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता तो वो इंडिया का क्या बन जाएगा? नॉन रेजिडेंट बन जाएगा। यहाँ तक क्लियर है आप लोग? अब मैं बात कर रहा हूँ नेक्स्ट। ढंग से सुनना हर बच्चा। देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है? नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है कि एक्सेप्शन है। इस रूल की क्या है? एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है? जहां पे 60 डेज का रूल अप्लाई नहीं होगा, यानी सिर्फ कौन सा रूल अप्लाई होगा? 182 डेज का। 60 डेज का रूल अप्लाई नहीं होगा। एक्सेप्शन है। पहले एक्सेप्शन का केस देखो, जब कोई बंदा इंडिया को लीव कर रहा है, क्या कर रहा है? इंडिया को लीव कर रहा है। लीव का मतलब इंडिया छोड़ के जा रहा है। किस पर्पज से छोड़ के आ रहा है इंडिया को? एम्प्लॉयमेंट पर्पज से। जब कोई भी बंदा इंडिया को लीव कर रहा है, लीव का मतलब छोड़ के जा रहा है, किस पर्पज से? एम्प्लॉयमेंट पर्पज से इंडिया को छोड़ के जा रहा है,
तो उसके लिए 60 डेज का रूल अप्लाई नहीं होगा। कौन सा रूल अप्लाई होगा? 182 डेज का, पहला। दूसरा केस, जब इंडियन ओरिजिन का पर्सन, अच्छा याद रखना, शिप का अगर क्रू मेंबर बन के भी इंडिया को लीव कर रहे हैं, शिप का क्रू मेंबर बन के इंडिया को लीव कर रहे हैं, तो याद रखना उसके लिए भी 60 डेज का रूल नहीं होगा। कौन सा होगा? 182 डेज का, क्योंकि इंडिया को लीव कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट पर्पस से। अब इंडियन ओरिजिन का पर्सन, कौन सा पर्सन? इंडियन ओरिजिन का पर्सन या सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडियन ओरिजिन का पर्सन या सिटीजन ऑफ इंडिया इंडिया को विजिट करने के लिए आ रहा है। क्या करने आ रहा है? विजिट। तो उसके लिए भी 60 डेज का रूल नहीं लगेगा। कौन सा लगेगा? 182 डेज का। ये इंडियन ओरिजिन का पर्सन या सिटीजन ऑफ इंडिया कौन होते हैं? उसका या उसके पेरेंट्स का, उसके ग्रैंड पेरेंट्स का अगर बर्थ कहाँ पे हुआ होता है? अनडिवाइडेड इंडिया में। उसका या उसके पेरेंट्स का या उसके ग्रैंड पेरेंट्स का कहाँ पे बर्थ हुआ हो? अनडिवाइडेड इंडिया में, तो उसे हम बोलते हैं इंडियन ओरिजिन का पर्सन। ये क्या बोलते हैं? सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर वो इंडिया को विजिट करने के लिए आ रहा है तो उस पर 60 डेज का रूल अप्लाई नहीं करते। लेकिन अगर वो इंडिया में सेटल होने के लिए आ रहा है, क्या करने आ रहा है? सेटल होने के लिए। सेटल होने के लिए आ रहा है तो दोनों रूल लगेंगे। विजिट पर्पस से आ रहा है तो कौन सा रूल लगेगा? सिर्फ 182 डेज का। तो ये 60 डेज के एक्सेप्शन है, यानी जहां पे हम 60 डेज का रूल अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लियर होगा। ये रूल्स मैंने आपको समझाए हैं, इसके नोट्स भी मैंने आपको शेयर कर रहा हूँ, देख लेना आप लोग। यहाँ तक कोई इशू तो नहीं है। अब हम बात करते हैं रेजिडेंट बनने के बाद। अगर कोई बंदा रेजिडेंट बन गया, देखो बच्चों, अब कोई बंदा इंडिया का क्या बन गया? रेजिडेंट बन गया। अब रेजिडेंट के बाद क्या देखते हैं? रेजिडेंट के बाद या तो वो क्या बनेगा? ROR, यहाँ क्या बनता है? NOR। सर अब ये क्या होता है? ROR की फुल फॉर्म होती है रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। क्या होती है? ROR की फुल फॉर्म रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। इसे हम कहते हैं इंडिया का प्योर रेजिडेंट। क्या बोलते हैं? इंडिया का प्योर रेजिडेंट। और NOR का मतलब रेजिडेंट तो है, लेकिन वो कैसा रेजिडेंट है? नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। कैसा रेजिडेंट इंडिया का? नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट तो है, लेकिन इंडिया का प्योर रेजिडेंट नहीं है। ठीक है जी। अब जब कोई बंदा ROR बन जाता है, ROR का मतलब क्या होता है? रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाता है। जब वो ROR बन जाता है तो उस ROR कब बनेगा? रेजिडेंट बनने के बाद वो ROR है कि NOR है वो चेक किया जाता है। कब बनता है? सुनना, देखो क्या रूल है। 730 डेज और मोर स्टे होना चाहिए। 730 डेज और मोर स्टे ड्यूरिंग द 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। अगर किसी बंदे का स्टे कितना है? 730 डेज और मोर है ड्यूरिंग द 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, यानी पिछले 7 सालों में कितना स्टे है? 730 डेज और मोर स्टे है। उसका कितना है? 730 डेज और मोर स्टे है ड्यूरिंग द 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर प्लस, यानी एंड आ गया। और दूसरी कंडीशन क्या है? एट लीस्ट 2 ईयर, एट लीस्ट 2 ईयर क्या है? रेजिडेंट आउट ऑफ 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, यानी पिछले 10 सालों में कम से कम 2 साल इंडिया का क्या है? रेजिडेंट है। कम से कम 10 सालों में पिछले 2 साल क्या इंडिया का? रेजिडेंट है। जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो ROR। इफ अगर उसने एक कंडीशन भी सेटिस्फाई कर ली तब भी NOR है। क्यों? यहाँ पे दोनों करनी कंपलसरी है, दोनों करेगा तभी वो ROR बनेगा, अदरवाइज क्या रहेगा? NOR रहेगा। यहाँ तक समझ आ गया हर बच्चे को? पक्का? यहाँ पे हम अपनी इस टॉपिक की फर्स्ट क्लास फिनिश करते हैं।
बाकी नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि ये तो हमने इंडिविजुअल का देखा, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, इसके अलावा एक्चुअल, फर्म, एओपी, बीओआई का भी देखेंगे, प्लस कौन कौन सी इनकम इनके ऊपर टैक्सेबल होती है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियोस के लिए। बाय बाय।